22 नवंबर 2008, वक्त रात के 2:02, जगह होटल ताज। होटल के भीतर आतंकियों का खूनी तांडव जारी था। ताज के भीतर 4 आतंकी होटल के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने में जुटे थे और बेरहमी के साथ कत्लेआम किया जा रहा था। मुंबई में तबाही की इस मुहिम में होटल ताज आतंकियों का सबसे बड़ा टारगेट था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस आलीशान इमारत से उठने वाली चीख पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। हमले के करीब 4 घंटे बाद जब पाकिस्तान से फोन आता है, तब तक वो कई मेहमानों को मौत के घाट उतार चुके थे, लेकिन उनके पास अब भी कई बंधक थे, जिनमें से एक शख्स बेंगलुरु का भी था। अब जरा गौर से सुनिए कि वो उस शख्स की पहचान मुकम्मल करने के लिए क्या नुस्खा आजमाते हैं। क्या नाम है? रामू मूर्ति ब्राह्मण है। कह रहा ब्लड प्रेशर दबा। हाँ? क्या करता है इधर? ऐसे नहीं बताएगा, 1 मिनट जरा। टीचिंग करता है इधर, टीचर के 20,000 तनख्वाह बगैर इधर लाखों में खेलता है। स्मगलर तो नहीं है तू? तेरी है टीचर के 20,000 तनख्वाह, तो इधर ताज में रह रहा है, इधर खाने भी कोई नहीं आता टीचर। प्रोफेसर कौन सी यूनिवर्सिटी में? कौन सी यूनिवर्सिटी है? कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो? बोलता है क्या? गल सुनो, पर्स कटवाओ इधर बाहर। ताज में छिपे आतंकियों को तलाश थी एक बड़ी मछली की, और पाक में बैठे उनके आका एक सर्च इंजन के जरिए हर बंधक की कीमत और अहमियत दोनों तय कर रहे थे। पूरा नाम क्या है? अभी बताओ पूरा नाम। रामू मूर्ति आगे को अपनी को खबर। रामू मूर्ति सरनेम है। रामू मूर्ति सरनेम है, इसी को पूरा नाम बता। क्या? KR रामू मूर्ति। KR रामू मूर्ति। करो जी, कौन है KR? इंजीनियर। 1 मिनट। डॉक्टर रामू मूर्ति, डॉक्टर K रामू मूर्ति, ये कौन है? डिजाइनर, प्रोफेसर, ऑफिस, यही है। बात सुना, इसने चश्मा पहना हुआ है? नहीं, चश्मा किधर है तुम्हारा? सामने से गंजा। हाँ, गंजा। इस बातचीत को सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि पाकिस्तान में बैठा शख्स आखिर कैसे मुंबई के होटल ताज में मौजूद एक शख्स का हुलिया बयां कर रहा है। हम बताते हैं आपको कि आखिर पाकिस्तान के वॉर रूम में क्या हो रहा था। ताज के आतंकी ने जैसे ही उस शख्स का नाम बताया, पाकिस्तान में बैठे शख्स ने उस नाम को गूगल के इमेज सर्च पर डाल दिया, ये जानने के लिए कि देश के सबसे मशहूर होटल के भीतर आतंकियों के कब्जे में आया आदमी कोई बड़ी शख्सियत तो नहीं। आशीष खेतान, आज तक। तो आपने सुना कि KR रामामूर्ति के बारे में पाकिस्तान में बैठे आका पूछताछ करते हैं और फिर खुद कहते हैं कि रुको इसके बारे में देखते हैं, गूगल खोलते हैं, उसकी पूरी असलियत निकालते हैं। अजय, यहाँ पे जानना चाहूंगा, इतनी पुख्ता तैयारी, क्या आप वहां बैठे हुए यहाँ एक शख्स से फोन पे नाम पे पूछते हैं और उसकी तस्वीर हुलिया तक बता रहे हैं, क्या माने ये किस लेवल की तैयारी थी? शम्स, इसे वाकई में कहा जाएगा कि ये बहुत ही बढ़िया वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। आप जरा सोचिए कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किस बेहतरीन तरीके से किया जाता है। आप इंटरनेट पर गूगल सर्च में किसी भी शख्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और जिन सज्जन के बारे में बात कर रहे हैं रामामूर्ति साहब, बस ये यूं कहिए कि भगवान की नियामत थी कि वो बच गए, वरना उनके साथ भी शायद वही हुआ होता जो 200 लोगों के साथ हुआ। उन्हें बंधक बनाया जाता और शायद मार भी दिया जाता। गूगल सर्च के साथ इन लोगों ने पता लगाया कि ये शख्स दरअसल एक बड़ा आदमी है, एक अच्छे बैंक में अच्छा अधिकारी है। यानी कि पता लगाया जा सकता है, आप गूगल के जरिए, तकनीक के जरिए पता लगा सकते हैं कि हम और आप क्या करते हैं, और आतंकियों ने इस तकनीक का फायदा उठाया। बिल्कुल अजय, और इससे पता चलता है कि इनकी तैयारी किस लेवल की थी। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ताज के अंदर बहुत सारी खौफनाक बातें हो रही थी। ताज को आग के हवाले करने की बार बार हिदायत दी जा रही थी। क्यों दी जा रही थी? खुलासा बस थोड़े से एक ब्रेक के बाद। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग अब संपर्क में थे मुंबई में उन आतंकियों के साथ जो लगातार 60 घंटों तक मुंबई में कहर बरपाते रहे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AK वर्मा साहब, जो कि कई अहम सरकारी ओहदों पर भी रह चुके हैं और सुरक्षा मामलों के खास जानकार भी हैं। लेकिन मासूम लोगों को एक झटके में
मौत के घाट उतार देना इन लोगों के लिए बड़ी मामूली सी बात थी, और उन्होंने कैसे 2 यहूदी महिलाओं को एक ही बार में खत्म कर दिया, इसकी पूरी कहानी हम आपको सुना चुके हैं। लेकिन मासूमों को मौत के घाट उतारकर जश्न मनाने वाले इन दरिंदों की अपनी मौत भी अब करीब थी, क्योंकि नरीमन हाउस में एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए उतर चुके थे, और हम आपको ये बता चुके हैं कि हेलीकॉप्टर उतरने से पहले वो वहां पर बाकायदा ये सूचना दे चुके थे कि अब आमने सामने की लड़ाई हो रही है, और सामने वाले आका ने कहा था जाओ और जाकर सीधे मर जाओ। तारीख 28 नवंबर 2008, वक्त सुबह के 7:20, जगह नरीमन हाउस। नरीमन हाउस की छत पर एनएसजी की दिलेर टीम ने उतरना शुरू कर दिया था, लेकिन हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनकर दोनों आतंकी सचेत हो गए। शुरुआत में हुई 2 तरफा फायरिंग के बाद एनएसजी के कमांडोज जब अपने मोर्चे को मुकम्मल करने में लगे हुए थे, तो आतंकवादी इमरान बाबर का फोन एक बार फिर बजने लगता है। पाकिस्तान के आतंकी वॉर रूम से एक बौखलाई हुई सी आवाज गूंजती है। क्या सूरत है काशा? मेरे ख्याल ऊपर टीम उतार दी गई है। आपकी ना छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो ये खिड़कियों से सामने से हम खिड़कियों के सामने खड़ के लड़े। क्या कह रहे हैं आप? खिड़कियों के सामने आपको नजर आ रहा है कोई स्नाइपर? सामने ऊपरले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आपके ना ऊपर उन्होंने ऊपर से नीचे आना है, वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाए कि उनको आते ही उनके मतलब जो है ना वो शुरू करें। आप उन्होंने सीढ़ियों से उतरना नीचे। आतंकी इमरान बाबर की आवाज से साफ पता चलता है कि वो इस वक्त बहुत घबराया हुआ है। उसकी आवाज से एनएसजी को उसकी पोजीशन का पता न चल जाए, इसलिए वो एकदम धीमी आवाज में बात कर रहा है। उसे अब इस बात का एहसास हो चला है कि अब वो चारों तरफ से घिर चुका है, और अब उसे दुनिया की कोई ताकत एनएसजी की गोलियों से नहीं बचा सकती। उधर पाकिस्तान में बैठे हमले के मास्टरमाइंड आपस में चर्चा करने के बाद आतंकियों को रणनीति समझाने लगते हैं। क्योंकि आपको ग्रेनेड शनेड करने की आवाज तो नहीं ना आई? आई आवाज आई। ये तोड़ रहे हैं। आ रही है? हर चीज ऊपर क्लियर करता है। बस ना फिर आप यार मतलब ना अपने हालात को उधर देखें, अपनी पोजीशन बना लें, और ना गने ब्रश के ऊपर तैयार कर लें और शुरू हो जाए। पोजीशनिंग मुझे समझ नहीं आ रही, पोजीशनिंग कैसे बनानी है? देखें ना, हाँ देखो अभी ना सीढ़ियाँ कॉर्नर में है ना काशा? हाँ जी, एक साइड में है। एक साइड, एक मतलब सीढ़ियाँ साइड पर है ना। अब एक बंदा जो है वो सीढ़ियों को कवर करे, जिस तरह शाम को रात में मैंने समझाया था ना, दूसरा क्रॉस बैठे, ताकि जिसने भी जो भी नीचे आने की कोशिश करता है उसको दोनों तरफ से जो है ना वो रेजिस्टेंस हो। अगर नीचे वो पहले ग्रेनेड फेंकते हैं ना, हमारे पास ग्रेनेड से बचने की आड़ नहीं है। नहीं, आपके कमरे के अंदर आड़ नहीं है आपके लिए। अगर आप इस वक्त मतलब दीवार के साथ चिपक के खड़े हो जाते हो, ग्रेनेड फटेगा, वो आपकी तरफ आने के चांस है पार्चा। इस फोन कॉल के दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंकी काफी देर तक इमरान बाबर को ये बताते हैं कि उन्हें एनएसजी से कैसे करना है मुकाबला, कहां लेनी है ओट और कैसे बनानी है पोजीशन। इस कॉल के डिस्कनेक्ट होने के बाद करीब 1 घंटे तक नरीमन हाउस में दोनों आतंकियों और एनएसजी के जाबाज कमांडोज के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है, लेकिन एनएसजी के सामने आतंकियों की सारी रणनीति धरी रह जाती है। सुबह 8:47 पर इमरान बाबर के मोबाइल पर एक आखिरी कॉल आती है। अब दहशत के इन दरिंदों की आखिरी घड़ी आ चुकी थी। हाँ जी, मुझे फायर लग गए। मुझे फायर लग गए। कहाँ लगा? कहाँ लगा? मेरे कहाँ लगा? बाजू पे लगा है, पाँव पे लगा है। अल्लाह ताला आपकी बात करे। उनके लोग भी जख्मी हो रहे हैं, वो मुझे जा रहे हैं हॉस्पिटल। फर्स्ट एंट्री से हमने कमांडो मार दिया है। दुआ करेंगे मुझे इच्छा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला। नरीमन हाउस के आतंकी इमरान बाबर के मोबाइल पर यह पाकिस्तान से आई आखिरी कॉल थी। एनएसजी के बहादुर जवानों ने दोनों आतंकियों को आखिरकार मार गिराया। नरीमन हाउस में बेकसूर महिलाओं और बच्चों का कत्ल करने वाले दरिंदों को आखिर उसी तरह की मौत मिली जिसके वो हकदार थे। आशीष खेतान, आज तक। तो आपने गौर किया किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे ये आका
सुनना चाहते थे कि उनके आतंकी मरे या नहीं, और मरे तो उनकी आवाजें क्या थीं। फरहान साहब, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, पल पल की चीज पाकिस्तान से बताई जा रही थी। वहां जो एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था, कुछ ऐसा लगता है कि वहां कुछ कंट्रोल रूम होगा जहां लोग वहां पर मौजूद हैं और वो निर्देश दे रहे थे। क्या वाकई में ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि ये जो किया गया ऐसा शायद कहीं देखा नहीं गया आज तक। ये पहली बार इस तरह का वाकया नज़र आया है। इसके ऐसा कोई वाकया कभी हुआ नहीं है, क्योंकि कहीं इसके बारे में कोई रिपोर्ट आज तक इतिहास में नहीं मिली है।